हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उम्र दराज लोगों में इंटरमिटेंट फास्टिंग के रोल्स और स्पेसिफिक इश्यूज पर। कई बार यंग लोगों में वजन कम करने के लिए हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रयोग करते हैं, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। लेकिन उम्र दराज लोगों में कुछ स्पेसिफिक इश्यूज आते हैं, स्पेसिफिक चैलेंजेस आते हैं इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो आज उनको डिस्कस करेंगे ताकि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए और आपको समझ में आ पाए कि ये स्ट्रैटेजी उम्र दराज लोगों में सक्सेसफुल है या नहीं, क्यों ये अच्छी है, क्यों ये बुरी है, क्या इसके प्लसेस है, क्या इसके माइनसेस है, ताकि आप इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना है या नहीं उसको समझ सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले उम्र दराज लोगों में कई बार बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड्स को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप इनको प्रोलॉन्ग डाइटिंग या फास्टिंग कराते हैं तो बॉडी की कई बार जो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है वो कई बार मैच नहीं हो पाती। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बाकी बचे हुए टाइम पर आप न्यूट्रिशन का विशेष ध्यान दीजिए। हर विटामिन, हर मिनरल, हर प्रोटीन, ये सारी चीज़ें पेशेंट को मिलते जाए। यदि सिर्फ मील को स्किप कर देने से आपका काम चल जाए यंग लोगों में, तो वैसा उम्रदराज लोगों में कई बार करना मुश्किल होता है। बाकी मील्स पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। मान लीजिए बाकी 1 या 2 मील जो पेशेंट खा रहा है उसमें वो बहुत जंक फूड, ऑयली फूड खा रहा है, कुछ यूजलेस फूड खा रहा है और बाकी टाइम वो मील स्किप कर रहा है, तो बहुत जल्दी उम्रदराज लोगों में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होना चालू हो जाएगी, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी, क्योंकि आपको फायदे के बदले उल्टा नुकसान होना चालू हो जाएगा। बॉडी हेल्दी के बदले उल्टा अनहेल्दी होना चालू हो जाएगी और थोड़े ही दिन में वो फास्टिंग का जो सफ़र है वो अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि बॉडी उसको टॉलरेट ही नहीं करेगी। तो बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट, विटामिन, मिनरल की रिक्वायरमेंट को विशेष ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उम्रदराज लोगों में। यंग पेशेंट में तो एक बार आप छोड़ भी देते हो कि यार ठीक है, अगर कुछ कमी होगा तो बाद में देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स दे देंगे। लेकिन उम्रदराज लोगों में बॉडी कई बार इतनी जल्दी वीक हो जाती है और इतनी जल्दी फ्रेजाइल हो जाती है, इतनी जल्दी पेशेंट का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है कि उसको और साथ में मैनेज करते चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको बात के लिए नहीं छोड़ सकते कि देखेंगे जब मसल लॉस होगा तब सोचेंगे, तब उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। वैसा यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते रहना पड़ता है। फास्टिंग करने के दौरान ही सारी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा मसल मास उम्रदराज लोगों में पहले से ही होता है और कई बार फास्टिंग करने के दौरान और ज़्यादा बढ़ जाता है अगर केयरफुली फास्टिंग को नहीं किया जाए तो। फास्टिंग डेफिनेटली एक ऐसा कंडीशन है जहाँ बॉडी को कैलोरीज तो डिप्राइव करते हो तो थोड़ा मसल लॉस तो होगा, बशर्ते आप पेशेंट को बहुत एक्सेसिव प्रोटीन और साथ में एक्सरसाइज अगर ना करवाएं तो थोड़ा बहुत मसल लॉस तो सबको ही होता है। मान के चलना पड़ता है कि अगर बहुत कॉशियस नहीं है पेशेंट तो थोड़ा बहुत लॉस होगा। उम्रदराज लोगों में ये ऑलरेडी जहाँ मसल मास उनका कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो ये एक एडिशनल बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे इसको मैनेज और मेंटेन यदि नहीं किया गया तो फिर उनके लिए ज़्यादा समस्याएं हो जाती है और बहुत जल्दी वो गिरने पड़ने लग जाते हैं। बॉडी वेट भी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और चोट लगना या फ्रैक्चर्स होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है। तो उम्रदराज लोगों में मसल मास को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनका मसल मास जल्दी कम होने लगता है और ये एक बड़ा इशू फास्टिंग के दौरान बनता है। इसके अलावा उम्रदराज पेशेंट्स की ऑलरेडी कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, उनका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो होता है। तो वैसे लोगों में आपको और ज़्यादा कैलोरी कट डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा लॉन्ग फास्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस तरह के लोग एक तो बहुत एक्सरसाइज भी कम करते हैं और उनका ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, तो उनकी खुद की बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो फास्टिंग को और ज़्यादा अग्रेसिव करना पड़ता है, जो कई बार प्रैक्टिकल भी नहीं होता। तो ये एक बड़ा इशू रहता है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फास्टिंग करने से कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनली डिप्राइव भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा उसको कमज़ोरी लगना या चक्कर आना या चलना फिरना मुश्किल हो जाना, दिन भर नींद आना, ये सब समस्याएं ज़्यादा हो सकती है। तो उम्रदराज पेशेंट्स में फास्टिंग करना अपने आप में एक थोड़ा चैलेंजिंग इशू होता है, जहाँ पे बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से एक्चुअल डाइट को मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसके अलावा उम्रदराज पेशेंट्स में फिजिकल एक्टिविटी को भी मेंटेन करना ज़रूरी है। यदि आप प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपको उतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और आप उनकी प्रॉपर लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाओगे। इसलिए उनको प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करवाना, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आप सिर्फ उनको फास्टिंग करा कर छोड़ देते हो तो वो कई बार काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी वो कर सकते हैं, किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए फीजिबल है, अच्छी है, ये सारी चीज़ों पर भी साथ में ही विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आप उसको बात के लिए नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा उम्रदराज पेशेंट में डिहाइड्रेशन और उससे रिलेटेड रिस्क भी कई गुना ज़्यादा रहता है, तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि उम्रदराज पेशेंट में जब बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो कई बार वो बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करती और कई बार किडनी फेलियर होना या बीपी फ्लक्चुएशन होना या बॉडी में क्लॉट बनना और हार्ट अटैक लगभग होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो उम्रदराज लोगों के हाइड्रेशन का यानी पानी पीने का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है।
यंग लोगों में तो क्या आप उसको छोड़ देते भी हो तो भी उतना काउंटर प्रोडक्टिव या प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, लेकिन अगर आप इस एज में ध्यान नहीं देते हो तो बहुत जल्दी पेशेंट बहुत बुरी हालत में आपके पास हॉस्पिटल में आ सकता है, जहाँ पे उसको एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और उसके बाद फास्टिंग करवाना या उसको कोई भी वेट लॉस स्ट्रैटेजी में डालना इम्पॉसिबल हो जाएगा एक बार भी अगर पेशेंट को भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पेशेंट की बॉडी का हाइड्रेशन और उसकी मेडिकल कंडीशंस का भी विशेष ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि एक गलती भी वहाँ आपके पूरे फास्टिंग के पर्पस को पूरी तरह से सैबोटाज कर सकती है, आपकी फास्टिंग स्ट्रैटेजी को खत्म कर सकती है। और यदि किसी प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को कभी भी एडमिट करना पड़ता है तो आप मान के चलिए कि उसके बाद फिर पेशेंट आपकी बात नहीं मानेगा और वो फिर इग्नोर ही करेगा आपके इंस्ट्रक्शंस को। तो इसीलिए आपको इसको भी अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर उम्रदराज पेशेंट प्री डायबिटिक या डायबिटिक है तो ब्लड शुगर लेवल्स को भी प्रॉपर मैनेज करना ज़रूरी है। कई बार फ्लक्चुएशन शुगर लेवल्स में उम्रदराज लोगों में ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से कई बार लोग हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। अगर हाइपोग्लाइसीमिया में चलेगा और उसकी वजह से भर्ती करना पड़ा तो अगेन वही इशू आएगा कि उसके बाद फिर पेशेंट को फास्टिंग करवाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उसके बाद पेशेंट फिर आपसे कोऑपरेट भी नहीं करेगा। तो इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया को कंट्रोल करना और शुगर के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना, ब्लड शुगर लेवल को प्रॉपर्ली मैनेज और मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा आप पेशेंट की मेडिसिन को भी और उनके टाइमिंग्स को भी मैनेज और मेंटेन करना ज़रूरी होता है। कई मेडिसिन ऐसी होती है जो खाली पेट लेनी होती है, कई भरी पेट लेनी होती है, कई सुबह लेनी होती है, कई शाम को लेनी पड़ती है। तो फास्टिंग करवाने के दौरान जब आप उसका खाना मॉर्निंग के टाइम या कोई पर्टिकुलर टाइम बंद करते हो तो उस टाइम मेडिसिन के टाइमिंग को कैसे एडजस्ट करना है, खासकर शुगर की मेडिसिन को, वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। क्योंकि कई बार बॉडी कई बार इस तरह से अच्छे से बिहेव नहीं करती है और कई बार शुगर लेवल्स में या बॉडी के बाकी पैरामीटर्स में बीपी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, जो कि कई बार फ़ायदे के बदले हेल्थ रिलेटेड नुकसान कर सकता है, छोटी या बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। तो मेडिसिन पेशेंट को किस टाइम पे लेना है उसको भी प्रॉपर एडजस्ट करना और मेंटेन करना ज़रूरी है यदि आप पेशेंट को फास्टिंग पे करवा रहे हो। इसके अलावा उम्रदराज पेशेंट में कई बार हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम और बाकी दूसरे इश्यूज भी होते हैं, जो प्रॉब्लम्स भी कई बार फास्टिंग के दौरान बढ़ सकते हैं या वर्सन कर सकते हैं। तो आपको उसका भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि पेशेंट की कौन कौन सी बीमारियां हैं और उसको कैसे मैनेज और मेंटेन करना है। यदि आप उस पर फोकस नहीं करते हो तो बाद में वो फिर आपके लिए परेशानी बन जाते हैं। और जब कोई कंडीशन बिगड़ जाती है, मान लीजिए किडनी का फंक्शन बिगड़ गया या हार्ट का फंक्शन बिगड़ गया या पेशेंट की हालत बिगड़ गई, तो फिर बाद में मैनेज करना, मेंटेन करना चीज़ों को मुश्किल हो जाता है, फास्टिंग का पर्पज़ ही डिफीट हो जाता है। तो उम्रदराज पेशेंट की मेडिसिन और उनकी बीमारियों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप फास्टिंग उनसे करवा पाओगे। इसके अलावा उम्रदराज पेशेंट में कई बार कॉग्निटिव यानी ब्रेन का फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा कमजोरी सुस्ती उनको होती है, ना वो अपनी दवाइयों का ध्यान रखते हैं, ना वो अपनी फास्टिंग का ध्यान रखते हैं, ना अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रख पाते हैं। उनका मेंटल क्लैरिटी नहीं रहता, दिमाग इतना फोकस नहीं कर पाते वो चीज़ों पे। तो ये भी एक बड़ा इशू होता है कि अगर ब्रेन नहीं काम कर रहा तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आप उनसे फास्टिंग या कोई भी हेल्दी काम नहीं करवा पाओगे, क्योंकि उनका फोकस ही नहीं रहता, वो किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो उम्रदराज पेशेंट का मेमोरी फंक्शन और माइंड भी कैसा काम कर रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू होता है। इसको भी मैनेज और मेंटेन करना अति आवश्यक है। इसके अलावा उम्रदराज पेशेंट की हड्डियों का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हड्डियां वैसे ही वीक होती है और अगर आप कैल्शियम और विटामिन डी को कम कर दे रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को और कम कर दे रहे हैं या अलग से कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, तो फिर बॉडी ज़्यादा वीक हो सकती है, ऑस्टियोपोरोटिक हो सकती है, गिरने की वजह से फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो हड्डियों की डेंसिटी का और बोन्स की हेल्थ का भी विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उम्रदराज पेशेंट में कई बार बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फास्टिंग करने से अगर बोन्स फ्रेजाइल हो गई या ऑस्टियोपोरोटिक हो गई तो वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। और एक बार भी पेशेंट गिर के फ्रैक्चर में चला गया और बेड रिडन हो गया तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप ना उससे एक्सरसाइज करवा पाओगे ना फास्टिंग करवा पाओगे। तो ये सारी समस्या उम्रदराज पेशेंट्स में आती है, जिसके बारे में आपको पहले से प्लान करना और सोचना ज़रूरी है। आप एक स्टैंडर्ड थेरेपी जो कि यंग पेशेंट में यूज़ करते हैं वो उम्रदराज में शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस एज में ये सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान रखना और उनको मैनेज और मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि उम्रदराज पेशेंट में फास्टिंग कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं। बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आपको बहुत ज़्यादा मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगा। एक्सपर्ट जो काउंसलर है या एक्सपर्ट जो इसके ट्रेनीज है वो अगर इसको प्रॉपरली मैनेज और मेंटेन करे तो ही सक्सेसफुल होने का चांस है। और खाने पीने का, न्यूट्रिशन का, सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आप कोई भी चीज़ को इग्नोर करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि इस एज में बहुत जल्दी आपको नेगेटिविटी या नेगेटिव चेंजेस देखने को भी मिल सकते हैं, जो कि फास्टिंग के पर्पस को पूरी तरह डिफीट कर देते हैं और हेल्थ बढ़ने के बदले उल्टा बिगड़ भी सकती है। तो ये सारी चीज़ों का भी उम्रदराज पेशेंट में ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसके बिना इस एज में फास्टिंग करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि उम्रदराज पेशेंट में इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या कर सकते हैं और क्या स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या क्या स्पेसिफिक इस मामले में इश्यूज आते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। उम्रदराज पेशेंट के वजन बढ़ने के कारण, उसके वजन बढ़ने के संबंधित चैलेंजेस और मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज पर हमने अलग अलग वीडियोज़ किए, इनको ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं
उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा